जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 14 दिसंबर तक जिन 8 नामों की सगाई और शादी के प्रबल योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा। इसके अलावा करवा चौथ के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि अगर आप अविवाहित हैं तो किस तरह से आपको करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं। हालांकि जो विवाहित होती हैं और अविवाहित होती हैं उनमें करवा चौथ रखने को लेकर कई अलग अलग मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं का अवश्य ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा मैं शीघ्र शादी के लिए जो कुछ उपाय हैं उसके बारे में बताऊंगा कि आप कौन से व्रत रख सकते हैं। साथ ही आपको मैं केपी की वाणी की सुविधाओं के बारे में बताऊंगा, ग्रह राशि परिवर्तन के बारे में बताऊंगा और उसके पश्चात आपको अंत में जो है उन 8 नामों के बारे में बताऊंगा, उनकी दिशाओं के बारे में बताऊंगा, उनके नामों के बारे में बताऊंगा जिनके साथ उनके सगाई और शादी के योग बन रहे हैं। तो आइए विस्तार से बारी बारी से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 13 अक्टूबर को जो है करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत जो है पंजाब और सिख समुदाय के लोगों में अधिक पॉपुलर है। हालांकि आजकल यह पूरे भारत में बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ किया जाता है करवा चौथ का व्रत। इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, यानी कि अविवाहित स्त्रियों को सुहाग और जो विवाहित स्त्रियां हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आप अविवाहित हैं और करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं तो आपको इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। साथ ही व्रत करने के दौरान इन बातों का अवश्य ख्याल रखें, क्योंकि जो अविवाहित हैं और विवाहित हैं उनके व्रत रखने में बहुत अंतर होता है। तो आइए उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो अगर आप अविवाहित हैं और करवा चौथ का व्रत रखना चाहते हैं तो निर्जला व्रत करने के बजाय आप निराहार व्रत रख सकती हैं, यानी कि आप दिन के समय में जो है एक बार जल का सेवन कर सकती है। इसके अलावा फल का भी सेवन कर सकती है। निर्जला व्रत जो है वो विवाहित स्त्रियों के लिए ही रहता है। तो आप अगर विवाहित हैं और करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं, यानी कि आपकी शादी तय हो चुकी है और आप उनके निमित्त अपने जो होने वाले जीवन साथी उनके निमित्त अगर व्रत रखना चाहते हैं तो आप निराहार यानी कि जल फल का सेवन दिन में कर सकते हैं। वैसे तो इस व्रत में भगवान शिव, गणेश, पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रमा का पूजन किया जाता है, लेकिन कुमारी कन्या को करवा चौथ के दिन केवल माँ करवा की कथा सुननी चाहिए व भगवान शिव व माँ पार्वती की ही पूजन करनी चाहिए। इसके अलावा अन्य देवों की जो पूजा उपासना है वो विवाह उपरांत करनी चाहिए। बात करें अर्घ देने की, जैसा कि आपको पता है कि चंद्र को देखकर जो है चंद्र अर्घ दिया जाता है, तो यह विवाहित स्त्रियों के लिए होता है। विवाहित लड़कियां जो है वो तारा को देखकर जो है यानी कि तारा का दर्शन करके जो है तारा को अर्घ देना शास्त्र में निहित है। तो अगर व्रत का पालन करना चाहती हैं आप तो तारा को देखकर जो है व्रत का पालन करें और छलनी से चंद्रमा को न देखें। ये केवल सुहागिन स्त्रियों के लिए ही होता है। हालांकि अगर आप चाहती हैं कि नियमों का पालन करना तो छलनी से आप तारे का दीदार कर सकते हैं और अपने होने वाले जीवन साथी की तस्वीर को सामने रखकर आप छलनी से उन्हें देख सकते हैं। तो इस नियम का भी पालन कर सकते हैं। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को जो है करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा और बात करें संध्या काल में 8 बजे के पश्चात जो है चंद्र दर्शन का शुभ मुहूर्त है, तो आप उस समय में चंद्र दर्शन कर सकते हैं। आइए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, तो शीघ्र शादी के कारण क्या है और इसके अलावा कौन से व्रत रखने चाहिए। तो शास्त्र में 3 तरह के व्रत करने का विधान बताया गया है। शुक्र को मजबूत करने के लिए सोमवार का व्रत करने की विधि बताई गई है, वहीं गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार का व्रत करने की सलाह दी गई है। वहीं इसके अलावा वैभव लक्ष्मी व्रत करने की भी सलाह दी जाती है ज्योतिषों के द्वारा। तो वैभव लक्ष्मी व्रत जो है वो शुक्रवार और सोमवार के दिन रखा जाता है। तो इन 2 दिनों में आप किसी दिन रख सकते हैं और इस व्रत को करने से जो है मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये व्रत जो है स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं और इस व्रत में गैप भी रख सकते हैं, यानी कि अगर किसी कारणवश किसी शुक्रवार या सोमवार के दिन आप वैभव लक्ष्मी व्रत नहीं रख सकती हैं तो उसके अगले हफ्ता में भी कर सकते हैं। ये अगर यात्रा करते हैं तो यात्रा करने के दौरान अगर व्रत नहीं रखना चाहते तो आप इसे अगले हफ्ते में जो है प्रथम सोमवार या शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। तो वैभव लक्ष्मी व्रत, बृहस्पतिवार का व्रत और 16 सोमवार यानी सोमवार का व्रत जो है इन तीनों व्रत का करने से जो है विवाह के योग बनने लगते हैं। आइए अब मैं आपको केपी की वाणी की प्राथमिक जानकारी देता हूं। तो केपी की वाणी, जैसा कि आपको पता है कि एक ऐसा मात्र चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी पूर्णतः सत्य रहती है, क्योंकि यह कुंडली के आधार पर, चंद्र कुंडली के आधार पर दी जाती है
और इसमें आपको पूर्ण रूपेण जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे, किससे, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, धन योग, राजयोग, संतान योग, इसके अलावा सास ससुर का संबंध कैसा रहेगा आपके साथ, ससुराल वाले के साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा, ये सभी तरह की जानकारी जो है आप केपी की वाणी से कुंडली बनवा कर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है, तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। अक्सर आपने आसपास में देखा होगा दंपतियों के बीच जो अनबन लगी बनी रहती है, ये अनबन तब होती है जब कुंडली मिलान में किसी प्रकार का कोई दोष लगता है, भकुर दोष लगता है, नारी दोष लगता है, या मांगलिक बलि हो गन नहीं मिलता है, या आपसी नियंत्रण के गुण नहीं मिलते हैं, तो इस प्रकार की परेशानियां आती है। तो आप इन परेशानियों से बच सकते हैं कुंडली मिलान कराने के पश्चात। अगर उसमें दोष लगता है तो उसका परिहार अवश्य करा ले। आप केपी की वाणी से भी करा सकते हैं तथा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर उनसे भी कुंडली दोष का परिहार करा सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। वहीं आपको बता दें कुंडली आप लिखित रूप में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीफोनिक यानी कि फोन के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली बनाने के लिए महज मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। आप केपी की वाणी से जुड़ने के लिए 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। और केपी की वाणी से जुड़ने के लिए आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया, आप वहां से भी नंबर नोट कर सकते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको प्राथमिक दी है। इसके अलावा ऐसे जातक जो अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, नामकरण कराना चाहते हैं, सगाई मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, उपनयन तिथि, संपत्ति क्रय तिथि, वाहन क्रय तिथि, विदाई मुहूर्त, ये सभी तरह की जानकारी जो है आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। इसके अलावा आप दोष निवारण भी करा सकते हैं। दोष निवारण में जैसा कि आपको पता है काल सर्प दोष का निवारण अनिवार्य होता है, पितृ दोष का निवारण अनिवार्य होता है। इसके अलावा भकुर दोष, नारी दोष, मांगलिक दोष, इन दोषों का निवारण आप केपी की वाणी से संपर्क कर करवा सकते हैं। हम लोग उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में जो है इन दोषों का निवारण कराते हैं और उचित शुल्क पर आपको घर बैठे यह सुविधा दे रहे हैं। तो आप केपी की वाणी blogspot.com पर विजिट कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन कॉल के जरिए और सामान्य मैसेज के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं और पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आप किस तरह से सेवा केपी की वाणी से उठा सकते। तो केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। और अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हो तो अवश्य दे। आपके सलाह और परामर्श का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर जाने अनजाने अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती हो जाती है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको पहले सर्वप्रथम बता देता हूं कि विवाह में बाधा क्यों आती है। तो पहला तो प्रथम है कि मांगलिक दोष। मांगलिक दोष के कारण भी व्यक्ति के विवाह में परेशानियां आती हैं। अगर आप मांगलिक हैं तो मांगलिक दोष से जुड़े समाधान करने के बाद ही आपको विवाह करना चाहिए। इसके अलावा विवाह तभी होगा जब आप इसका निवारण करा लेंगे। वहीं बात करें अगर सप्तम भाव में का स्वामी दुष्ट ग्रहों से पीड़ित है, यानी पापी ग्रह से पीड़ित है, यानी कि शनि, मंगल, राहु, केतु से पीड़ित है, तो फिर शादी में देर होती है। इसके अलावा अगर नीच राशि में उपस्थित है तो भी देर होती है। अगर सप्तम भाव में जो राशि स्वामी है वो नीच राशि में उपस्थित है तो भी दिक्कत होती है। इसके अलावा सप्तमेश, छठे भाव, आठवें भाव, 12वें भाव में स्थित होने पर कमजोर होता है और उसके प्रभाव से जातक के विवाह में देर होती है। गुरु अगर बली हो तो भी शादी में देर होती है, यानी कि गुरु अधिक मजबूत हो तो उससे भी दिक्कत आती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु पापी ग्रहों से दृष्ट है तो उनकी शादी में देर आती है। सूर्य के प्रभाव में आकर गुरु अस्त हो जाता है और मकर राशि में स्थित हो तो वह बली हो जाता है। इसके कारण जातक के विवाह में परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। शुक्र का नीच होना जातक के विवाह में परेशानियां लेकर आता है। शुक्र का नीच होने यानी कि अगर किसी लड़के की कुंडली में जो है सप्तम भाव में जो शुक्र नीच अवस्था में है तो उनकी शादी में देर होगी। अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो उसके विवाह जीवन में कभी भी कोई काम पूरा नहीं होता है, इसलिए वह अपने विवाह बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वहीं बात करें कुंडली में दोष के कारण भी जातक के विवाह में परेशानियां आती हैं। आपको बता दें कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के 9वें अंश में दोष होता है तो जातक के विवाह में बाधा उत्पन्न होती है। 9वें अंश यानी कि नवमांश। तो इस तरह से आप जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में किस प्रकार के दोष लगे हुए हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दिवाली तक सगाई के, तो दिवाली से पहले जो है कई ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा शनि जो है मार्गी हो जाएंगे मकर राशि में, सूर्य जो है तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे कन्या राशि से निकलकर। इसके अलावा जो है मंगल जो है वो वृषभ राशि से निकल मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र भी कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा बात करें नवंबर महीने की, नवंबर महीने में शुक्र जो है वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, मंगल पुनः वक्री होकर जो है वृषभ राशि में आ जाएंगे।
इसके अलावा गुरु जो है मार्गी हो जाएंगे 24 नवंबर को, और वर्तमान समय जैसा कि आपको बताया कि शनि जो है मकर राशि में उपस्थित है, राहु मेष राशि में उपस्थित है, और चंद्रमा हर 2 दिनों पर जो है अपनी राशि परिवर्तन करता है। तो इस तरह से जो है कुल मिलाकर 14 दिसंबर तक जो है 8 नामों के प्रबल योग बन रहे हैं विवाह। तो आपको बता दें कि विवाह की जो योग बन रहे हैं या विवाह की जो तिथि है वो मिथिला पंचांग के अनुसार से 19 नवंबर से बन रहे हैं, वहीं दृक पंचांग के अनुसार से 21 नवंबर से विवाह की योग बन रही है, 21 नवंबर के अलावा 24 नवंबर, 25 नवंबर, 27 नवंबर के दिन, और इसके अलावा मिथिला पंचांग के अनुसार से 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28 और 30 नवंबर के दिन जो है विवाह मुहूर्त है। इसके अलावा दिसंबर महीने में 2, 5, 7, 9 दृक पंचांग के अनुसार से, वही मिथिला पंचांग के अनुसार से 1, 2, 5, 7, 9, 14। तो 14 दिसंबर तक कुल मिलाकर जो विवाह के योग है उसके पश्चात खरमास प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और जब सूर्य धनु राशि या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दौरान जो है खरमास लगता है। तो खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, मलमास की तरह, चतुर्मास की तरह। तो खरमास में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जो है 16 जनवरी के पश्चात जो विवाह के योग बनेंगे, और फिर अगले साल की जो विवाह मुहूर्त की तिथि आपको अनेक वीडियो में, आगे के वीडियो में अवश्य मिल जाएगी। तो आइए अब उन नामों के बारे में जान लेते हैं विस्तार से। तो आपको बता दें कि राहु के चलते जो है ए नाम के जातकों के अचानक रिश्ते आ सकते हैं, और ए नाम के जातकों के जो है विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। ए नाम के जातकों के सगाई और शादी के कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं। 14 दिसंबर तक आने वाले दिवाली तक इनके सगाई होने के प्रबल योग है। अगर दिसंबर में, अक्टूबर में नहीं हो पाती है तो नवंबर में निश्चित ही हो जाएगी, क्योंकि राहु जो है सब कार्य अचानक से करते हैं। अचानक से धन योग होता है, अचानक से धन का नाश भी होता है, अचानक से रिश्ते आते हैं, अचानक से रिश्ते टूट भी जाते हैं। तो मेष राशि के लिए ऐसा संयोग बन रहा है कि उनके लिए सब कुछ अचानक से होने वाला है आने वाले दिनों में, तो आप सतर्क रहें। और बात करें नाम की, तो PRM नाम के जातकों से आपके लिए अचानक से रिश्ते आ सकते हैं, उनमें से किसी एक जातक के साथ आप कन्या सूत्र में बन सकते हैं। बात करें दिशा की, तो दक्षिण दिशा आपके लिए शुभ है। दक्षिण दिशा में अगर आप विवाह प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो आपके लिए रिश्ते तय होने के प्रबल योग है। बात करें अगले नाम अक्षर की, तो D नाम है। चूंकि मीन राशि के जातकों में जो अभी गुरु का गोचर हो रखा है, गुरु 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, इसके पश्चात उनके लिए प्रबल योग है। 24 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के मध्य जो है मीन राशि के जो जातक है, D नाम के जातक है, उनके लिए प्रबल योग बन रहे हैं। और विवाह प्रस्ताव जो है SGB नाम के जातक आ सकता है, और उनमें से किसी एक जातक के साथ आप कन्या सूत्र में बन सकते हैं। अगला नाम अक्षर जो है वो SG का है। SG यानी कि कुंभ राशि, जैसा कि आपको बताया मकर राशि में कुंभ जो है, कुंभ राशि मकर राशि में जो है शनि जो है मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। इसके पश्चात जो है कुंभ राशि के जातकों के, मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा, क्योंकि शनि के मार्गी होने से इनके लिए भी शुभ योग बन रहा है। और जब शनि मार्गी होते हैं तो कुछ न कुछ आपको अवश्य फल प्राप्त होता है। इसके अलावा गुरु की अंतर्दशा शनि की महादशा में चलेगी, तो ऐसे जातक जिन पर शनि की महादशा चल रही है और गुरु की अंतर्दशा प्रारंभ होगी तो उनके लिए प्रबल योग बनेंगे। तो SG नाम के जो जातक हैं उनके जो है विवाह के योग बन रहे हैं नवंबर के महीने में, और 14 दिसंबर तक जो इनके लिए प्रबल योग हैं। बात करें नाम की, तो PRA नाम के जातकों से आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप कन्या सूत्र में बन सकते हैं। दिशा की बात करें तो पश्चिम दिशा आपके लिए शुभ है। पश्चिम दिशा में आप रिश्ता लेकर जाए तो उस दिशा में आपके विवाह तय होने के प्रबल योग है। बात करें वृश्चिक राशि की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ योग इसलिए बन रहा है क्योंकि नवंबर के महीने में जो है शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में हो रहा है, और कुल मिलाकर 25 दिनों तक योग रहेगा। और 5 दिसंबर को जो है वृश्चिक राशि से निकलकर शुक्र जो है धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं और वाई नाम के जातक, उन लड़कों के जो है विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं, और इनके विवाह जो है कुंभ राशि के जातकों से बनने के प्रबल योग हैं, क्योंकि इनके जो नाम अक्षर हैं S हैं, और दक्षिण दिशा में ही इनके लिए प्रबल योग बन रहे हैं। अगला नाम अक्षर B से है। B नाम के जातकों की जो राशि होती है वृषभ होती है। वृषभ राशि के जातकों के मंगल के राशि परिवर्तन से 14 दिसंबर तक जो है प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि मंगल जो है लव मैरिज के कारक माने जाते हैं। कई ऐसे जातक है जिनकी प्रेडिक्शंस मैंने की है और उनकी लव मैरिज हुई है पिछले दिनों में। कई ऐसे जातक है जो माता पिता के खिलाफ जाकर जो है लव मैरिज कर चुके हैं। उसके बारे में आपको बता दूं कि राहु जब मंगल के साथ उपस्थित होता है तो ऐसे ही संयोग बनते हैं। वहीं बात करें कि किस नाम से हो सकती है, तो THP नाम के जातकों से विवाह प्रस्ताव आ सकता है, या अगर इनके साथ आप प्रेम प्रसंग में है तो आपके लव मैरिज के प्रबल योग। अगला नाम अक्षर F से है, यानी कि धनु राशि के जातकों के। तो जैसा कि आपको बताया कि 5 दिसंबर को जो है शुक्र जो है धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और इसके अलावा जो सूर्य भी है वो दिसंबर महीने में प्रबल योग हैं उनके सूर्य राशि। तो शुक्र के राशि परिवर्तन से धनु राशि के जातकों के और गुरु के राशि परिवर्तन से धनु राशि के जातकों के प्रबल योग हैं, क्योंकि जब
गुरु और शुक्र मजबूत होता है और उस राशि के जातक जिस राशि में गोचर होता है इन दोनों राशियों का, जब गुरु और शुक्र का गोचर किसी एक राशि में होता है और तो उस राशि के लड़के और लड़कियों के विवाह के प्रबल योग बनते हैं। तो धनु राशि के जातकों के भी प्रबल योग बन रहे हैं। धनु राशि के जातकों का नाम अक्षर जो है फ और भौ से होता है, वही इंग्लिश में आपको बताए तो एफ नाम के जातकों से होता है। खासकर मुस्लिम समुदाय में जो लोग होते हैं उनके नाम ऐसे अधिक होते हैं। तो उनको बता दें कि आपकी जो शादी है ITS नाम के जातकों से होने के प्रबल योग बन रहे हैं और नवंबर से लेकर दिसंबर के मध्य जो है आपके विवाह के प्रबल योग हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 8 नामों की जानकारी दी है जिनके सगाई और शादी के कार्यक्रम 14 दिसंबर तक संपन्न होने के प्रबल योग है। इसके अलावा मैंने करवा चौथ की जानकारी दी है कि किस तरह से आपको करवा चौथ का व्रत करना चाहिए और वहीं आपको मैंने कुछ उपाय भी बताया है। यह जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई। हमारा उद्देश्य आज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना है तो इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते अपनाते तो उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी संपर्क करें था नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाकर अपने राशिनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी का सिंह कृपा पर बरसती रहे, परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।